हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवाईसी मास्टर क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं डे 5 की प्रिपरेशन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 टॉपिक्स के बारे में। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने 60 डेज़ के प्रोग्राम में कवर होंगी, बट आज के वीडियो में मैं 10 टॉपिक ही कवर करने वाला हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लाइन बाय लाइन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और पिक्चर्स के थ्रू कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको ये 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग दिख रही है। ये जो बिल्डिंग है बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग है। पता है यहाँ पे कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं? ये है केमन आइलैंड में, और इस बिल्डिंग में रफली 19,000 प्लस एंटिटीज रजिस्टर्ड हैं। ऐसा कैसे? ये इतने ऑफिसेज हैं इसमें, दिख रहा है आपको? आपको लगता है इसमें अगर एक एक एम्प्लॉयज़ भी अगर हर एक ऑफिस से हो तो कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए? 19,000। बिल्डिंग को देख के लगता है इसमें 19,000 लोग काम करते होंगे? नहीं, ऐसे अकाउंट्स होते हैं। ये हर एक बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली एक कंपनी है, उनके नंबर्स दिए हुए हैं, और जो रजिस्टर एजेंट होगा उसको पता है कि कौन से नंबर पे कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है। एंड मे बी एक ही इंसान होगा जो 10-15 हज़ार कंपनीज अकेले मैनेज करता होगा, पॉसिबल है, और वो डायरेक्टर होगा हर एक कंपनी का। ये क्या है? दिस इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ शेल कंपनी। शेल कंपनी होता क्या है? उसका कोई फिज़िकल ऑफिस नहीं होगा, प्रेजेंस नहीं होगा, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी। ओनली ऑन पेपर्स दिस कंपनी इज़ रजिस्टर्ड। जनरली टैक्स बेनिफिट्स के लिए, या फिर कुछ अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना होता है, किसी और कंट्री में, उनको अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो ऐसे कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे उनको टैक्स बेनिफिट्स मिले और प्राइवेसी मिले। कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वैसे लोग इस कंपनी का यूज़ करते हैं। बट AML KYC पर्सपेक्टिव से हमारे वर्ल्ड में इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क एंटिटी टाइप, क्योंकि ओनरशिप को यहाँ पे हाइड करना बहुत आसान होता है। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे भी होते हैं जो टैक्स इवेजन करते हैं, उनके लिए भी एक प्रेफर्ड मेथड होता है। सो दे ऑल्सो प्रेफर offshore jurisdictions to open a shell company. So Cayman Island is one of the top choices for these criminals and also for business investments. अगली बिल्डिंग ये है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। ये भी बहुत फेमस बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी देखते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, द करंट लीडर्स एंड सम ऑफ द पास्ट लीडर्स, उनका इस बिल्डिंग से बहुत बड़ा एसोसिएशन है। उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं, उनकी कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। और वो कैसे होती हैं? ऐसी। इसको बोलते हैं रेडीमेड कंपनी या फिर शेल्फ कंपनी। ये शेल्फ पे बना के रखा हुआ है। पर्पस क्या है इसका? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एंटिटी सेटअप करने में जो टाइमलाइन होता है, मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उतना वेट नहीं करना है उनको। बहुत ही जल्दी में उनके कुछ पैसे हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट कंट्री, और उनको रेडीमेड कंपनी चाहिए। खाली नाम चेंज करना है, डायरेक्टर्स का नाम, ओनर्स का नाम, उतना ही फॉर्मेलिटी चाहिए। उनके लिए बेस्ट है। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि कंपनी, अगर कोई नई कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस, और अगर इमीडिएटली जब स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको कंसिडर करते हैं यू आर न्यू इन द मार्केट, तो आपको थोड़ा लाइटली लेते हैं। बट शेल्फ कंपनी में बेनिफिट ये है कि कंपनी ऑलरेडी बना के रखी हुई है। इट्स एन ओल्ड कंपनी। इसका जब आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे तो ये 5 साल 10 साल पहले क्रिएट हुई होगी। तो जितनी पुरानी शेल्फ कंपनी, उतना महंगा इन्वेस्टमेंट, उसको खरीदने का जो प्राइस होगा वो उतना हाई होगा। दोनों जो कंपनी टाइप्स हैं, शेल कंपनी और शेल्फ कंपनी, दोनों लीगल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शेल कंपनी को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रूटनी करते हैं, बिकॉज AML पॉलिसी प्रोसीजर्स में शेल कंपनी इज़ आइदर अ प्रोहिबिटेड बिजनेस। बहुत सारे बैंक्स उनके साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारी जगह पे इसको हाई रिस्क ट्रीट किया जाता है। सो दैट्स अबाउट दीज टू टाइप्स। फ्रंट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फोटोज़ आपको दिख रही हैं, ये सारे फ्रंट कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बिजनेसेस एज अ फ्रंट कंपनी किसी फाइनेंशियल क्रिमिनल के लिए काम करते हों, लेकिन दीज आर दी ईजी टारगेट्स फॉर देम। क्यों? जैसा कि आपको पता है, कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट जो है वो कैश इंटेंसिव बिजनेस है। वहाँ पे ड्रग मनी जो है उसको लॉन्डर करना एक कॉमन प्रैक्टिस है।
कार वॉश कंपनीज, यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम के जो प्रोसीड्स होते हैं उसको लॉन्डर करने के लिए खोला जाता है मोस्ट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मूवीज़ सीरीज़, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे है ब्रेकिंग बैड, उसमें ये एग्जांपल दिखाया हुआ है कार वॉश कंपनी का, हाउ डू दे लॉन्डर देयर मनी यूजिंग अ कार वॉश कंपनी। ट्रैवल एजेंसीज, मोस्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड केसेस देखने को मिलते हैं। इवन टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसके थ्रू होता है। ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस, इसमें मिस इन्वॉइसिंग करते हैं, स्मगलिंग और करप्शंस के चांसेस हाई होते हैं यहाँ पे। रियल एस्टेट कंपनीज, सिंस जो रियल एस्टेट में प्राइसेस होती हैं बिल्डिंग्स की या फिर अपार्टमेंट्स की बहुत हाई वैल्यू होती है, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन के चांसेस हाई होते हैं। इवन ब्राइबरी के भी बहुत सारे सीन्स हैं। क्रिप्टो ओवर दी काउंटर, ये इसका फास्ट कन्वर्जन होता है और जनरली नाउ डेज ड्रग नेटवर्क्स दे आर यूजिंग इट, क्योंकि आसान होता है इसमें अपना नाम छुपाना, पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ईजिली। फ्रेट और लॉजिस्टिक कंपनीज, इसमें हिडन शिपमेंट्स बहुत सारी टाइम्स में हम लोग को देखने को मिलता है और स्मगलिंग के चांसेस हाई होते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू इन्फ्लेट करके बहुत ज़्यादा बताते हैं और यहाँ पे करप्शंस के भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। एनजीओ एंड चैरिटीज़ डोनेशंस लेते हैं और यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के चांसेस हाई होते हैं। ज्वेलरी शॉप, इजी टू हाइड वैल्यू, और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग दोनों के चांसेस बहुत हाई होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, DNFBPs। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, ये टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली दे आर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स। तो जैसे कि मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, आई रिमेंबर दिस टर्म एज गेट कीपर्स। सो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, या फिर आपके रियल एस्टेट एजेंट्स, पीपल हु आर इन्वॉल्व इन हाई वैल्यू गुड्स परचेज एंड सेल्स, जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स या फिर एंटीक्स सेल करने वाले लोग, दे आर पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉलो दी AML कंप्लायंस गाइडलाइंस। तो अगर उनको कोई सस्पिशियस कस्टमर्स मिलते हैं तो उन्हें भी सार फाइल करना होता है। सपोज़ एक रियल एस्टेट एजेंट है, उसको एक कस्टमर मिला जो बहुत ही हाई वैल्यू कॉन्डोमिनियम या फिर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है और कैश में डील कर रहा है। सो अ लॉयर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल सार ऑन दिस इंडिविजुअल। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी नीड टू रिमेंबर दिस। कैम्प्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जनरली, सो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना ज़रूरी है। ओके, सो दे आर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड, दे आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, दे आर ऑल्सो ऑब्लाइज टू फाइल दोज रिपोर्ट्स, suspicious activity reports, etc. So there are two things, CFI, DeFi. CFI is centralized finance और DeFi जो कि नया आया है, decentralized finance। तो यहाँ पे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ना तो कोई रेगुलेटर है, ना तो कोई क्लियरिंग हाउस है, ना कोई सेटलमेंट का कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट है। पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर डिफाइंड है। सो जैसे कि बिटकॉइन या फिर ये जो आप कॉइन्स के एग्जांपल देख रहे हैं, राइट, न्यू फ्रेश टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि बीच में कोई इसको गवर्न करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग में कैसे है, RBI है, राइट, अगर आप बैंक में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक गवर्नर बैठा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। सो आज के डेट में ऑल द रेगुलेटर्स दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू रेगुलेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दिस मार्केट, और कैसे फाइनेंशियल क्राइम के रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सब यहाँ पे आती हैं, और यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी या फिर रेगुलेटर नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। सो पार्टी ए से पार्टी बी को जब ट्रांसफ़र करना होता है फंड, तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, इट्स ऑल डिसेंट्रलाइज्ड, और आराम से पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हेंस इट इज़ अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट एज वेल। बेयर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सबसे ईजी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। सी दैट, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स का। जिसके हाथ में है वही इसका मालिक है। सो इस समय ये नोट मेरे हाथ में है, मैं इसका मालिक हूँ, और अगर ये सेम नोट मैं आपको दे देता हूँ तो आप हो जाते हैं इसके ओनर। सो सिमिलरली
बेयरर शेयर्स या फिर बेयरर चेक्स, वो भी ऐसे ही होते हैं। ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा वाला एग्जाम्पल। सो आपको यही याद रखना है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की क्यों होते हैं, क्योंकि ओनरशिप चेंज करना बहुत आसान है, बस यहाँ से वहाँ भेजा, ओनरशिप चेंज्ड। अगले दो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ इन एकेम्स एंड इन योर इंटरव्यूज़। इनफैक्ट मैं जब इंटरव्यूज़ लेता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन स्मर्फिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। और इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं और भी क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि दोनों सेम होते हैं क्या, एंड इफ़ दे आर डिफरेंट, व्हाई दे आर डिफरेंट, और ये लेयरिंग का पार्ट है या फिर प्लेसमेंट का पार्ट है, ये दोनों कौन से स्टेज में फॉल करते हैं, बेसिकली वो क्वेश्चन। द सेम टॉपिक इज़ ऑल्सो देयर इन आर कैम्प्स स्टडी मटेरियल, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हु परफॉर्म्स इट, राइट। सो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं स्मर्फिंग, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मर्फ्स हैं। स्मर्फ्स आर बेसिकली दीज कैरेक्टर्स, इनसे ही ये टर्मिनोलॉजी बाहर आई है। ये बहुत छोटे वाले, एक मूवी आई थी स्मर्फ, छोटे कैरेक्टर्स, इनको स्मर्फ बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में। सो जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको स्मर्फिंग बोलते हैं। और जनरली स्ट्रक्चरिंग में देर इज़ ओनली वन पर्सन जनरली जो ये ट्रांजेक्शन्स करता है, ठीक है। सो सबसे बड़ा डिफरेंस स्मर्फिंग और स्ट्रक्चरिंग में हु परफॉर्म्स इट, राइट, उसमें ये बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन है। स्मर्फिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रक्चरिंग में जनरली कम लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर एक ही बंदा होगा जो इन्वॉल्व होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन पैटर्न्स की। सो स्मर्फिंग में क्या होता है, जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है स्मर्फिंग करने का, वो ये है कि दे डू नॉट वांट टू गेट ट्रिगर्ड बाय ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अलर्ट सिनेरियोज। तो इसीलिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट चैनल। जैसे कुछ लोगों को बोला कि तुम एटीएम से जाके पैसे जमा कर दो एटीएम मशीन में, कुछ लोगों को बोला तुम बैंक में जाके जमा कराओ, कुछ लोगों को बोला कि तुम इस वाले ब्रांच में नहीं, तुम दूसरे सिटी में जाके वहाँ वाले ब्रांच में डिपॉजिट कराओ। सो ये सब स्मर्फिंग में होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रिगर नहीं होने देना है इन दी सिनेरियो। वो उनको भी पता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, जो हमारा थ्रेशोल्ड है सीटीआर का $10,000 जनरली, राइट, हर कंट्री में उनका अपना एक थ्रेशोल्ड है। तो यहाँ पे शायद एक ही बंदा होगा, तो इंस्टेड ऑफ $10,000 वो $9,000 जाके जमा करेगा या फिर विड्रॉ करेगा कैश में। सो उसको पता है थ्रेशोल्ड क्या है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सीटीआर अवॉइड करना है स्ट्रक्चरिंग में, जो करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है, और या फिर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी बोलते हैं। और स्मर्फिंग में डिटेक्ट ही नहीं होना है, उनको कोशिश करना है कि ट्रांजैक्शंस जब बैंक अकाउंट में जाए तो किसी को पता ही ना चले, क्योंकि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन से पैसे जमा कर रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं, सो वहाँ पे पता नहीं चलता है। दैट्स द कोर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। बट अगर ओवरऑल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, दोनों सेम है, राइट। एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट है जो कि जनरली प्रोसीड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइम से लाया हुआ है पैसा, और इसको हम स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। दोनों में सेम है, स्ट्रक्चरिंग में भी वही हो रहा है, स्मर्फिंग में भी वही हो रहा है, राइट। नाउ क्लियर। स्मर्फिंग बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, स्ट्रक्चरिंग में भी एक ही बंदा है, वही इन्वॉल्व है। स्मर्फिंग में ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि डिटेक्शन सिनारियोज में ट्रिगर ना हो, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, मे भी एक ही आदमी है, बट उसको पता है कि थ्रेशोल्ड $10,000 का है, तो वो 9,000 जमा करेगा, 8,000 जमा करेगा। एंड एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसको हमेशा आप नोट करके रखना, स्ट्रक्चरिंग में दे डू इट ओवर टाइम, समय लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में, एक ही महीने में सब कर दिया, उसमें धीरे धीरे करके ओवर टाइम दे ट्राई टू अप्लाई दिस मेथड, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप, बहुत है। बट इसके आगे फिर मैं आपको एक कंपैरिजन टेबल भी दिखा देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स सुपर इजी फॉर यू। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर स्क्रीन को पॉज करके आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, आज के दो टॉपिक्स और रह गए हैं, सीडीडी और ईडीडी। सीडीडी है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जो कि बेसिक केवाईसी है, सारे क्लाइंट्स के ऊपर करना होता है, दैट इज़ मैंडेटरी।
ईडीडी जो है वो सिर्फ हाई रिस्क क्लाइंट्स के लिए करना होता है। सो लो एंड मीडियम रिस्क क्लाइंट्स हम उनके लिए सीडीडी करते हैं, हाई रिस्क क्लाइंट्स के लिए हम लोग ईडीडी करते हैं। सो ऐसा क्या है स्पेशल ईडीडी में जो सीडीडी में नहीं है, राइट? वैलिड क्वेश्चन। जनरली इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट एडिशनल थिंग दैट यू डू व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ ईडीडी क्लाइंट। तो उसका रियल एक्चुअल आंसर क्या है? देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, राइट? जहाँ पे हम लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे चला लेते हैं काम इन सीडीडी, ईडीडी में हम लोगों को उसको वेरीफाई भी करना होता है। जैसे कि आपके डायरेक्टर्स हो गए, बेनिफिशियल ओनरशिप, तो जहाँ पे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे हम लोग उनके आईडी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडेट करने के लिए। सोर्स ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ वेल्थ मैंडेटरी होता है ईडीडी में। सीडीडी में ऑप्शनल है, कभी ट्रिगर होता है तो मांगते हैं, ट्रिगर नहीं होता है तो नहीं मांगते हैं। देन एमएलआरओ या फिर कंप्लायंस अप्रूवल, जब हम लोग केवाईसी केस कंप्लीट करते हैं, सो फॉर एन ईडीडी क्लाइंट हम लोग डायरेक्टली कंप्लायंस का अप्रूवल लेते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी स्टेप्स, ठीक है? बट सीडीडी में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम वेरीफाई करने के लिए, कस्टमर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्लाइंट से एक्स्ट्रा मांगते हैं, वो सीडीडी में करने की ज़रूरत नहीं होती है। ईडीडी जो है वो हर साल या फिर लेस देन 1 ईयर में भी किया जाता है, बहुत सारे बैंक्स 6 महीने में भी करते हैं। बट सीडीडी जो है उसका थोड़ा रिलैक्स टाइम पीरियड है, पीरियोडिक रिव्यू हर साल नहीं करते हैं, जनरली इट इज़ डन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स और 5 ईयर्स वाले फ्रीक्वेंसी पे। अब परपेचुअल केवाईसी एक टर्म नया आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है, दैट मीन्स रियल टाइम केवाईसी। अगर वो हो रहा है सो एवरीथिंग इज सेम, बट अगेन द रिक्वायरमेंट्स एंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस विल डिफर इन सीडीडी एंड ईडीडी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को डिफाइन करना है सीडीडी और ईडीडी, सो सीडीडी सारे क्लाइंट्स पे करना है, सारे क्लाइंट्स पे, बी इट लो, मीडियम और हाई। ईडीडी जो है वो सिर्फ हाई पे होता है। सो ईडीडी इज़ बेसिकली सीडीडी प्लस एडिशनल थिंग्स दैट वी डू, राइट? और क्या एडिशनल है वो मैंने आपको बता दिया। सो बस आपको इतना याद रखना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 6 प्रिपरेशन वीडियो में, और उसमें हम लोग नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कोई भी अगर कैंप्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसे इस चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें। शायद मेरे वीडियोस उनके भी काम आ जाएं और वो भी आराम से कैंप्स पास कर लेंगे। थैंक यू।